केमिस्ट्री दो पार्ट्स में डिवाइड है, पता आपको, एक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 10th क्लास में जो केमिस्ट्री हमारे पास है उसमें पहले 3 चैप्टर तो हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और एक लास्ट चैप्टर जो 4th चैप्टर है ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का निर्माण करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो वैसा ब्रांच केमिस्ट्री का जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनके केमिकल रिएक्शन और उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो केमिस्ट्री के उस ब्रांच को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं? जिन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन और कार्बन दोनों पाए जाते हों, इसके साथ अदर ऑक्सीजन नाइट्रोजन हो या ना हो, लेकिन क्या होना जरूरी है कंपाउंड के अंदर? हाइड्रोजन और कार्बन। तो अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन कार्बन दोनों अवेलेबल हैं तो वह ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा कैसा होगा? वह कंपाउंड कैसा होगा? ऑर्गेनिक। जैसे H2CO3, तो ये क्या है? कौन सा एसिड है हमारा? कार्बोनिक एसिड, जो हमने पहले पढ़ा था। तो इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो ठीक है, ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब साथ में ऑक्सीजन है, कुछ और कम एलिमेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है, हो या ना हो, बस ये दो हो। अब जैसा मीथेन है CH4, तो ये भी क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वे होते हैं जिन कंपाउंड्स में कार्बन हो और हाइड्रोजन, ये नेसेसरी होनी चाहिए, अदरवाइज अदर एलिमेंट्स हो या ना हो। तो वैसी केमिस्ट्री। तो 4th चैप्टर में पहली बार आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, एक ही चैप्टर है इसका। तो स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 एलिमेंट इंपॉर्टेंट बताए, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन। हाइड्रोजन तो सिंपल है, हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल है, ठीक है, और एक बॉन्ड बनाता है कोवेलेंट का, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और सिंगल, एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में, और 2 करने है तो कितने बॉन्ड बनाएगा? एक। तो एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, बस, ठीक, इसके बारे में इतना ही। नेक्स्ट कार्बन। कार्बन एक विशेष एलिमेंट है, कार्बन एक विशेष एलिमेंट है, बहुत ज्यादा विशेष एलिमेंट है, और इसी की वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अवेलेबल, कार्बन की कुछ विशेष प्रॉपर्टीज के कारण। तो कार्बन के प्रॉपर्टीज, जैसे ही हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट कहां से करेंगे? कार्बन से। तो कार्बन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, कार्बन के विषय में सारी चीजें डिटेल में जान, ठीक है। तो कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। कार्बन टेट्रावेलेंट है। टेट्रा मतलब क्या होता है? 4, वैलेंट मतलब वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन का जो न्यूक्लियस है, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आउटर मोस्ट में से कितने करने हैं? 8। तो ये ना तो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन, ना डोनेट करता है, ये केवल क्या करता है? शेयरिंग। तो शेयरिंग करेगा, एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। अब 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में है, 4 की और रिक्वायरमेंट है, तो कितने इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करनी पड़ेगी? 4 से। तो 4 से शेयरिंग करेगा, 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। तो कार्बन हमेशा 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है। हाइड्रोजन हमेशा एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो क्या कहते हैं? कार्बन क्या है? टेट्रावेलेंट है, एंड ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स। नेक्स्ट, इसके पास एक विशेष प्रॉपर्टी होती है, क्या? कैटिनेशन। तो कैटिनेशन, या हम कह सकते हैं इसे सेल्फ कॉम्बिनेशन। तो कैटिनेशन क्या है? कैटिनेशन एक ऐसी विशेष प्रॉपर्टी है कार्बन की जिसके द्वारा एक लंबी चेन फॉर्म करता है, बाय कनेक्टिंग इटसेल्फ, अपने आप से जुड़ गए। एक कार्बन ने दूसरा जोड़ लिया, दूसरे ने तीसरा जोड़ लिया, ऐसे ही अपने आप से जुड़ता रहेगा और एक लंबी कतार बना देगा कार्बन की। बना सकता है, मतलब ऐसे छोटी भी होती हैं और बड़ी भी, सब तरह की, इनफाइनाइट लेंथ की भी होती हैं, इतनी सारी, इतनी लंबी लंबी चेन्स होती हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी के कारण, इसी कैटिनेशन की विशेष प्रॉपर्टी के कारण मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वे पॉसिबल, कार्बन के इस विशेष प्रॉपर्टी के कारण। क्योंकि ये प्रॉपर्टी बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनमें इतनी ज्यादा नहीं मिलती है, इतनी ज्यादा नहीं मिलती। जैसे इसके बाद सेकंड नंबर किसका आता है? सल्फर का। तो सल्फर, ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी जो सल्फर रखता है, तो कितने कितने सारे सल्फर अपने आप से जोड़ सकता है? इस सल्फर से सल्फर, उससे सल्फर, कितने जुड़ सकते हैं? 8, है ना। मैक्सिमम कितने जुड़ सके? 8। फॉस्फोरस कितने जुड़ सके? 4। ऑक्सीजन कितने जुड़ सके? 3। बस 2 या 3 वाले। कार्बन है जो बस
हजारों से भी जुड़ सके, ऐसे ही जुड़ता रहेगा, कार्बन से कार्बन एक चेन बना लेगा, साइड वाइज चेन, लंबी सीधी सीधी चेन, ब्रांच्ड चेन, बहुत सारी तरह की। और इसी वजह से इतने सारे कंपाउंड्स पॉसिबल है। ठीक, हम जो खाते हैं ग्लूकोज, है ना, जो हम भी चीज हम खा रहे हैं, सारी चीजों में क्या ऑर्गेनिक थिंग्स है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या होगा, कार्बन जरूर होगा। तो कार्बन के बने हुए इतने सारे कंपाउंड्स हमारी बॉडी में है, बहुत सारे कंपाउंड्स की रिक्वायरमेंट भी है। ठीक, तो पहले ये माना जाता था, जिसे कहते थे वाइटल फोर्स थ्योरी। तो वाइटल फोर्स थ्योरी के अनुसार ये मानते थे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं केवल प्लांट्स और एनिमल्स में से। ठीक, इन दो में से ही, केवल प्लांट्स और एनिमल्स में से ही हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल सकते हैं, अदरवाइज हम लेबोरेटरी में या मिनरल्स के द्वारा नीचे जमीन खोद के हम ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं निकाल सकते, ये मानते थे। इसे वाइटल फोर्स थ्योरी कहते थे। तो ये थ्योरी बहुत टाइम पहले क्या हो गई थी, फेल, क्योंकि हमने लैब में सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जिसका नाम था यूरिया। ठीक है, तो यूरिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, देखो यूरिया होता है CO, और इधर NH2 और इधर भी NH2, CONH2NH2, ये 4 बॉन्ड हो गए ना कार्बन की, 2 बॉन्ड ऑक्सीजन से, एक बॉन्ड NH2 से, इधर भी एक बॉन्ड NH2। तो ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों है, क्योंकि इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इसके पास क्या है, नाइट्रोजन, है ना। तो यूरिया जो हम खेत खाद, जो यूरिया खाद हम डालते हैं खेत में, तो ये इसीलिए डालते हैं ताकि मिट्टी के अंदर जो नाइट्रोजन की कमी है वो पूरी करी जा सके। अब जैसे स्पेशली गन्ना उगाते हैं, तो गन्ने को ज्यादातर क्या चाहिए होता है, नाइट्रोजन, है ना। गन्ने को नाइट्रोजन चाहिए अपना प्रोडक्शन करने के लिए, बढ़ने के लिए, यील्ड अच्छी यील्ड करने के लिए। तो नाइट्रोजन की वो कमी, अब क्योंकि जमीन में इतना नाइट्रोजन तो होता नहीं कि उतने पूर्ति हो जाए। अब किसी खेत में मान लो आपने कोई फसल उगाई, और वो फसल मान लो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग क्रॉप है, कि उसे नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो उसने खेत मिट्टी से नाइट्रोजन ली, अगली बार आपने जो है फिर ऐसी फसल लगाई जिसमें नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है, यानी कि बार बार उसी खेत में आप जैसे गन्ने की फसल लगाते जा रहे हो, तो उसके अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। अब वो कमी दूर करने के लिए हम क्या डालते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर नाइट्रोजन हो, तो उसकी पूर्ति हो जा, नहीं अदरवाइज फसल अच्छी नहीं होगी। या फिर क्या करो, क्रॉप रोटेशन, जो कि हम लोग आमतौर पर नहीं करते, है ना। अपने फायदे के लिए हम कंपाउंड्स डाल देंगे उसमें, मिट्टी इससे धीरे धीरे इस तरीके से मिट्टी क्या हो जाए हमारी, अनुपजाऊ। तो क्रॉप रोटेशन करना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं करते। जैसे सबसे अच्छा है, देखो नाइट्रोजन की पूर्ति करने वाली फसल भी तो होंगी। अब एक फसल होती है प्याज की फसल जो है, ठीक है, तो प्याज आप उगाओ, या है ना, प्याज अगर उगाते हो, गन्ना उगाया आपने, ठीक है, नाइट्रोजन सोख ली गन्ने ने, नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए। अब प्याज जब उगाओगे तो वो प्याज क्या करेगी, जमीन को नाइट्रोजन देगी, कुछ और लेगी, नाइट्रोजन दे देगी। अगली साल फिर आप उसमें गन्ने की फसल लगा सकते हो, ठीक है। या मिक्स क्रॉपिंग करो, कि उसमें आपने गन्ने की फसल भी लगाई और साथ साथ में बीच बीच में प्याज भी लगाई, तो उससे उसकी नाइट्रोजन की कमी पूर्ति होती रहेगी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं कि जमीन में किस चीज की कमी है, क्या है। तो यूरिया मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड था, जिसने हमने खेतों में इस फर्टिलाइजर का प्रयोग किया नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए। क्या था, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इस कंपाउंड के लैब में फॉर्मेशन के बाद वाइटल फोर्स थ्योरी पूरी तरीके से क्या होगी, फेल। हाँ, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड सब लैब में भी बना सकते हैं, लेकिन आज भी मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम कहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स में से, ठीक है। तो अब ये ठीक है। नेक्स्ट, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, कौन सी प्रॉपर्टी, कैटिनेशन, कि अपने आप से जुड़ जुड़ के, तो एक लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है आज पॉसिबल है इसी प्रॉपर्टी के कारण। ठीक, अब कार्बन देखो, कार्बन के ना कई सारे रूप होते हैं। एक हीरा है, डायमंड, ये भी कार्बन का रूप है। एक रूप है कोयला, ये भी कार्बन का रूप। आप देखोगे इसमें भी केवल क्या है, कार्बन, और इसमें भी क्या है, कार्बन। दोनों में कार्बन ही है, लेकिन रूप अलग अलग है, ठीक है। इन्हें कहते हैं एलोट्रोप्स, जिसमें एक ही चीज हो लेकिन उसके रूप क्या हो, अलग। और वैसे क्यों होती हैं, ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, कि किसी में कार्बन के एटम्स का अरेंजमेंट कुछ और है, किसी में कुछ और है, वो देखेंगे हम धीरे धीरे। तो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन हमें पढ़ने हैं, ठीक है। कार्बन के कितने एलोट्रोप, एलोट्रोप का मतलब फिर वही है कि हमारे पास कई सारे तरह के मटेरियल है। जैसे एक मटेरियल हो गया क्या, डायमंड, एक हो गया ग्रेफाइट, और तीसरा हो गया बकमिस्टर फुलेरेंस, ठीक है। तो अब देखो इन तीनों में ही क्या है, कार्बन है। इसमें भी केवल कार्बन ही है, इसमें भी केवल कार्बन है, इसमें भी कार्बन, लेकिन तीनों की प्रॉपर्टी क्या है, अलग अलग।
तीनों दिखने में वैसे, हर चीज में, हार्डनेस में क्या है उसमें भी अलग है, ठीक है, लेकिन तीनों में केवल कार्बन है और कुछ भी नहीं है। अगर मैं लिखूं कि इसका फॉर्मूला क्या है, इसमें n नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं, कितने भी हो सके, मतलब डायमंड एक ऐसा, डायमंड आप देखते हो, ठीक है, बड़ा है। अब डायमंड एक सिंगल मोलिक्यूल है, यकीन करना मुश्किल है, देखो एक मोलिक्यूल ना इतना छोटा होता है कि हम उसे माइक्रोस्कोप में देख पाते हैं, कई बार देख भी नहीं पाते, है ना, वो भी इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में। लेकिन डायमंड क्या है, एक बड़ा, जितना भी बड़ा डायमंड होगा वो क्या है अपने आप में, केवल सिंगल मोलिक्यूल है, क्योंकि उसके अंदर केवल कार्बन के चेन्स ही हैं, कंप्लीट। इतना छोटा डायमंड है, ठीक है, तो उसमें ये इतना बड़ा मोलिक्यूल होगा डायमंड का, कार्बन का इतना है तो इतना मोलिक्यूल है, इतना बड़ा है तो इतना बड़ा मोलिक्यूल है। तो जितना बड़ा भी हमारा डायमंड होगा उसका मोलिक्यूल उतना ही बड़े साइज का होगा, और उसमें कितने कार्बन होंगे, CN। CN क्यों लिखा, क्योंकि कितने भी हो सके, जितना बड़ा डायमंड होगा कार्बन के उतनी एटम होंगे। इसमें भी केवल ग्रेफाइट में केवल क्या होता है, कार्बन, इसमें भी कितने भी कार्बन हो सकते हैं। ये बकमिस्टर फ्लोरेन, इसमें कितने होते हैं, इसका जो है इसमें कन्फर्म है, इसमें एक मोलिक्यूल में होते हैं 60 कार्बन, इसके एक मोलिक्यूल में कितने कार्बन होते हैं, 60। ये फुटबॉल जैसी स्ट्रक्चर में पाया जाता है, जैसे फुटबॉल होती है हमारी, है ना, गोल बिल्कुल ऐसे। और क्योंकि 60 कार्बन एटम है, एटम्स तो बहुत कम छोटे साइज का होता है, इसीलिए इसका साइज भी क्या होगा, बहुत ही ज्यादा छोटा होगा, बहुत छोटा, कि सिंपल माइक्रोस्कोप से आपको दिखाई नहीं देगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कुछ अंदाजा लगेगा, ठीक है। तो ये बहुत छोटे साइज का होगा, और इसका साइज क्या होगा, मोलिक्यूल का इतना बड़ा होगा कि हमें वो दिखाई देगा नेकेड आई से। क्लियर है। अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एलोट्रोप्स किसे कहते हैं, फिर वही है कि एलोट्रोप्स किसी भी एलिमेंट के एलोट्रोप हो, उसका मतलब होता है कि ऐसे मटेरियल्स जिनके संरचना में एलिमेंट या एटम तो उसी एक ही प्रकार का यूज हुआ है, लेकिन उनके जो एटम्स के अरेंजमेंट्स हैं वे क्या हैं, अलग अलग, जिनकी वजह से अब सेम एलिमेंट के अलग अलग तरह के प्रॉपर्टी के कंपाउंड्स हमारे पास आ गए, अलग अलग तरह के मोलिक्यूल्स आ गए, ठीक है। लेकिन टाइप है क्या सब में, सेम चीज है ना, सब में सेम तरह के एटम है, लेकिन ड्यू टू देयर अरेंजमेंट्स, उनके अरेंजमेंट अलग है। आप देखो इसमें भी n कार्बन है, इसमें भी n कार्बन है, लेकिन अरेंजमेंट अलग है। इसका हर एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमेशा फ्री, ग्रेफाइट का। इसका हर कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, सिंगल सिंगल बॉन्ड से, और कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। तो है इसमें भी कार्बन है, इसमें भी, लेकिन अरेंजमेंट क्या हो गए, अलग अलग। इसके कार्बन्स के अरेंजमेंट ऐसे होते हैं कि ये परत में पाए जाते हैं, एक लेयर होगी, फिर उसके बाद दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, इसीलिए क्या है, ये लेयर के ऊपर दूसरी लेयर ऐसे रखी हुई है, तो सॉफ्ट है ग्रेफाइट। लेकिन डायमंड में ऐसा नहीं है, डायमंड की कॉम्प्लेक्स नेटवर्किंग है, और ये दुनिया का सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इसमें मैंने बता दिया फुटबॉल की संरचना होगी, तो इन्हें आप डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। एलोट्रोप क्या होते हैं फिर बताओ, हाँ क्या होते हैं एलोट्रोप, हाँ वैसे अरेंजमेंट, सेम एलिमेंट के अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट, जिनके प्रॉपर्टीज क्या हो, अलग अलग, ठीक है। एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम, तो उसे हम कहते हैं दीज ऑल अरेंजमेंट्स आर द एलोट्रोप ऑफ दैट सिंगल एलिमेंट। जैसे कार्बन के वे सारे एलोट्रोप हैं, तो इसमें से 1 बाय 1 पढ़ेंगे। डायमंड है, तो डायमंड है, मान लो कि ये देखो, ये वाला क्या है, डायमंड का एक कार्बन एटम है, ठीक है, ये है एक एटम है कार्बन का, देखो इधर से एक कार्बन से जुड़ गया, एक पीछे से यहां से जुड़ गया, एक इधर से जुड़ गया, और एक इधर से, ये सारे कार्बन है, ये भी जुड़े होंगे 4 से, ये भी 4 से, ऐसे अरेंजमेंट की अरेंजमेंट लगातार क्या चलता रहेगा, ठीक है, ये चेन चलती रहेगी, और हर एक कार्बन एटम 4 कार्बन से जुड़ा होगा, और कोई भी इलेक्ट्रॉन इसका फ्री नहीं होगा। तो अब ये अरेंजमेंट होने की वजह से, अब इस तरह के अरेंजमेंट होने की वजह से हम कहते हैं कि ये इतना ज्यादा हार्ड है, क्योंकि एक ही सिंगल मॉलिक्यूल और बिल्कुल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, हर कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ, कोई लेयरिंग नहीं है, कुछ नहीं है, सिंगल है, इसीलिए दुनिया का सबसे हार्ड एलिमेंट है। और क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, नहीं करेगा। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कि इसके पास है नहीं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब डायमंड के विषय में बहुत सारी रोचक बातें हैं। डायमंड का निर्माण कोयले से होता है, कोयला देखो कोई कीमत नहीं होती उसकी, ठीक है, बहुत सस्ता, देखो कोयला। और डायमंड कैसा है, हीरा, चमकदार, ऐसे चमकता है। तो अब एक दुनिया का सबसे महंगा मटेरियल है, एक काफी सस्ता, मतलब इतना सस्ता होगा कोई कीमत नहीं, और उसी से उसका निर्माण होता है। तो होता यह है कि जब हम देखते हैं कि कहीं पे क्या है, कोयले की खान है,
अब कोयला आपको पता ही है प्लांट्स से बनता है, ठीक है, कि बहुत सारे जो है बड़े बड़े ट्रीज और प्लांट जो है कहीं पे बरीड हो गए, नीचे जमीन में दब गए किसी वजह से, तो उसके बाद क्या है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स बीत गए और धीरे 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 वही सारे प्लांट्स धीरे धीरे उसने कैसा रूप ले लिया, कोयले का, है ना। सन की एनर्जी जो है वो ट्रैप करते रही ऊपर से धीरे धीरे, और वे जो है वो जो वुड थी वो किस में चेंज होगी, कोयले में चेंज होगी। तो कोयले को जैसे एक तो ये प्रक्रिया है जिसमें नेचुरल तरीके से कोयला बनेगा, एक प्रक्रिया है कि जो हम सिंथेटिक रूप से भी कोयला बनावे, तो हम भी कोयले का निर्माण लैब में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब कोयला साधारण रूप से हमें पता है कि कोयले खान है और उसमें बहुत सारा कोयला है, कहीं पे जमीन के नीचे दबा हुआ है, कहीं पे किसी पॉइंट पे एक ऐसा खास टेम्परेचर और एक ऐसा खास प्रेशर होगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर निर्माण हो रहा होगा किसी एक पर्टिकुलर जगह पे, कोयले की खान में ही, कोयले के आसपास वहां पे कहीं किसी जगह पे, तो वहां पे उस टेम्परेचर और प्रेशर पे वे जो कोयले के कार्बन के एटम्स हैं वे खास अरेंजमेंट ले लेंगे आपस में, और वो अरेंजमेंट जो है किस तरह की होगी, डायमंड, और वो फिर चमकेगा, ठीक है। तो ऐसी अरेंजमेंट लेने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर जो कि पूरी खान में कहीं कहीं मिलेगा। तो जिस कोयले खान में अब हीरे मिलने शुरू हो जाए तो अब उसे हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, अब ये हीरे की खान है, तो वहां से आगे बड़ी सतर्कता से देखा जा और उसी में हीरे मिले हैं जगह जगह। अच्छा, हीरा ऐसे नहीं मिलेगा बिल्कुल एकदम चमकता हुआ, स्टार्टिंग में क्या होगा, हीरा बस एक तो पत्थर के जैसा ही होता है, हल्का पत्थर जैसा, हाँ, लेकिन उसकी शेप देंगे, कटिंग करेंगे, यानी कि उसे तराशेंगे, तो धीरे धीरे अब वो फिर ब्राइट करना शुरू करेगा, चमकना शुरू करेगा, क्लियर है। तो ये अरेंजमेंट है। फिर इसके अंदर केवल क्या है भाई, कार्बन। अगर मैं इसकी केमिकल रिएक्शन कराऊं जैसे CN+O2, अब बताओ मुझे क्या बनेगा, CN n नंबर ऑफ कार्बन है बस इसमें, प्लस O2 क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और कुछ भी नहीं बचेगा, कोई लेफ्ट कोई रेजिड्यू नहीं। आपने एक लकड़ी जलाई, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, हीट मिली, लेकिन बची ना राख बीच में, क्योंकि अदर चीजें भी थी। अब केवल लकड़ी के अंदर क्या जलता है, कार्बन, लेकिन लकड़ी में केवल कार्बन नहीं होता, और भी बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, और वे सारे बच जाओ वहां पे राख के रूप में, ठीक है, रेजिड्यू के रूप में। लेकिन इसमें केवल क्या है, कार्बन है। आप इसे जलाओगे तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और कुछ भी पीछे नहीं बचेगा। बात समझ आई। तो ये कार्बन के बारे में। तो देखो कार्बन, डायमंड क्या है, डायमंड इज ए कलरलेस, ट्रांसपेरेंट, कलरलेस है, कोई कलर नहीं, ट्रांसपेरेंट है, आर पार दिखता है इसमें, ऐसा सब्सटेंस है जिसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस होती है, जिसकी वजह से इसे किसमें यूज करते हैं, ज्वेलरी में। फिर एवरी कार्बन एटम ऑफ डायमंड इज कनेक्टेड विद सिंगल बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम, हर एक कार्बन एटम सिंगल सिंगल बॉन्ड से दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा होगा। कैसे बॉन्ड बना के, कोवेलेंट बॉन्ड बना के। नेक्स्ट है देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन इन डायमंड, डायमंड में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसीलिए ये बैड या पुअर कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट, इट इज हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सारे एलिमेंट्स में ये सबसे ज्यादा हार्ड सब्सटेंस है। नेक्स्ट, अगर हम इसे जलाते हैं, व्हेन वी बर्न इट देन ओनली कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड एंड नथिंग लेफ्ट बिहाइंड, और कुछ भी नहीं बचेगा। फिर यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है आर्टिफिशियल डायमंड, ये क्या है हमारा, आर्टिफिशियल डायमंड इज यूज्ड एज ग्लास कटर, यहाँ पे ये क्या है, ग्लास कटर, ये है आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल डायमंड क्या होता है, जो हमने बनाया लैब में, अच्छा वही टेम्परेचर और प्रेशर देके कुछ कार्बन के एटम्स लिए और हमने देखा क्या लैब में बना सके इसे, तो हमने देखा हाँ डायमंड तो बन गया, वो अरेंजमेंट हमें मिल गया, लेकिन वो चमक नहीं आई, ना तो वो ट्रांसपेरेंट था ना वो चमकदार था, लेकिन डायमंड था, ठीक है। लेकिन अब अरेंजमेंट तो आ गया, लेकिन वो पर्टिकुलर अरेंजमेंट अचीव नहीं हो सकता जो मिलियंस ऑफ ईयर्स में होता है, ठीक है। इसलिए मैन मेड चीजें अलग ही होती हैं और प्राकृतिक चीजें अलग। तो आर्टिफिशियल डायमंड जब हम लैब में तैयार करते हैं तो वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, क्योंकि डायमंड ही है वो, है ना, और गिलास से तो काफी ज्यादा हार्ड है, इसीलिए गिलास कटर के तौर पे यूज करते हैं। अच्छा, गिलास को ऐसे नहीं काटते जैसे आयरन को काटते हैं आरी से, उसमें गिलास काटने के लिए क्या करते हैं, एक पेंसिल टाइप स्ट्रक्चर होगी, उस पेंसिल पर आगे एक शार्प पॉइंट होगा डायमंड का, आर्टिफिशियल डायमंड,
वो चमकदार नहीं होता, भद्दा होता है, ओपेक होता है। तो उससे बस एक निशान लगा देंगे गिलास की शीट पे, बस एक निशान, ऐसे स्केल लगा के एक निशान, और बस आप इधर से हाथ मारोगे और वो दो पार्ट्स में बिल्कुल एक बराबर टूट जाएगा, कट जाएगा। बात समझ आई? उस तरह की आपने इसे भी देखा होगा मूवीज वगैरह में, जैसे कोई चोर वगैरह होते हैं तो किसी बिल्डिंग में एंट्री कर रहा, तो वो क्या करेगा, उस कांच पे ऐसे गोल सर्कल लगा देगा और फिर बस ऐसे करेगा और वो गिर जाएगा। ठीक है, तो गिलास ऐसे स्पेशल तरीके से काटा जाता है, गिलास कटर होता है, और जिसमें किसका यूज करते हैं हम, आर्टिफिशियल डायमंड का। ठीक है, शार्प पॉइंट होता है, पेंसिल की तरह यूज करेंगे, जैसे ये ऐसे स्केल लगा देंगे, तो जैसे जैसे आप इसमें काटते रहोगे वो वैसे ही कटता रहेगा। ठीक, तो ये सारी चीजें किसके बारे में है, डायमंड। नेक्स्ट अब चर्चा करेंगे किसके बारे में, ग्रेफाइट। अच्छा, ग्रेफाइट एक विशेष प्रकार का अरेंजमेंट है, किसका, कार्बन एटम्स का है, इसमें भी कार्बन एटम थी। अब डायमंड में हर एक कार्बन एटम सिंगल सिंगल बॉन्ड से 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ था, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था। लेकिन इसमें क्या होता है, हर एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ेगा सिंगल सिंगल बॉन्ड से, और एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा हर एक एटम में, फ्री। इसीलिए क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये तो गुड कंडक्टर है, इस वजह से बताएं क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। दूसरा, ये बहुत सॉफ्ट होता है। आप जो पेंसिल यूज करते हो, लेड कच्ची पेंसिल, उसकी जो निब होती है, आप उससे लिखते हो, क्यों लिख पाते हो, वो ग्रेफाइट है। ठीक है, जो लिख रहा है वो क्या है, ग्रेफाइट, पेंसिल के अंदर। अब उससे लिख पाते हैं, क्यों लिख पाते हैं, ऐसे हमने चलाया और उसमें ऐसा निशान आ गया, कब आएगा, जब वो चीज सॉफ्ट होगी। सॉफ्ट है इसलिए अपना निशान वहां पे छोड़ देती है। ठीक है, जितना लिखते जाओगे वो कम होता रहेगा, क्योंकि वो क्या है, सॉफ्ट। ठीक है, एक और बात है, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत ज्यादा। इसी वजह से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इतने हाई हैं, इसी वजह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं ल्यूब्रिकेशन में। ल्यूब्रिकेशन जैसे मशीन्स के अंदर, जैसे आपने देखा होगा स्टील की, आयरन की मशीन होती है बड़ी बड़ी, तो उन मशीन्स के पार्ट्स आपस में स्ट्राइक करते करते वहां पे क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन होगा। तो फ्रिक्शन इजीली हो, मतलब इजी गोइंग हो, फ्रिक्शन कम हो जाए उनके बीच में, और वो हीट एनर्जी जो भी हो रही है उतनी ज्यादा प्रोडक्शन ना हो, क्योंकि जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा हीट एनर्जी उतनी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, और जितनी हीट प्रोड्यूस होगी उतनी आपकी मशीन भी खराब हो जाएगी और एनर्जी भी वेस्ट होगी। तो जैसे बाइक में नहीं डलवाते मोबिल, तो वो भी किस लिए है, क्योंकि जो पिस्टन ब्लास्ट सिस्टम पे चलती है बाइक, तो पिस्टन जैसे ऊपर नीचे जा रहा है वो, तो उसमें लुब्रिकेशन हो और वो इजीली गोइंग हो, फ्रिक्शन कम हो। इसी वजह से चेन है जो चल रही है अंदर, टाइमिंग चेन है दुनिया भर की, तो इसलिए लुब्रिकेशन डालते हैं। ठीक, तो वो जरूरी है। तो ये लुब्रिकेशन में भी काम आता है। क्यों आता है लुब्रिकेशन में काम, क्योंकि लुब्रिकेशन में कई सारी प्रॉपर्टीज हैं। अब जो मशीन्स के अंदर आप डाल रहे हो वहां टेम्परेचर होगा हाई, तो ये बॉइल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होता है, हाई, तो यूज कर सकते हैं। दूसरा, वहां पे सॉफ्ट मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, जो मटेरियल क्या हो, सॉफ्ट हो। ठीक है, अब ग्रेफाइट कितना सॉफ्ट होता है, उसके लिए ना आप कच्ची पेंसिल जो है ना उसका चूरा बना लो ऐसे। ठीक है, और उस चूरे को हाथ पे रख के देखो, इतना सॉफ्ट है वो, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है वो तो। ठीक है, तो इतना सॉफ्ट है इसीलिए लुब्रिकेशन में यूज कर रहे हैं। और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, हाई। एक जो रॉकेट ऊपर जाते हैं ना, तो वो घर्षण जो है ना एटमॉस्फेयर की वजह बहुत ज्यादा होता है वहां, तो हाई टेम्परेचर हो जाएगा। तो उसकी नोक पे, ऊपर नोक पे भी क्या लगाते हैं, ग्रेफाइट, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत ज्यादा हाई। तो बहुत सारी क्वालिटीज होगी, अच्छा कंडक्टर है, सॉफ्ट है, लुब्रिकेशन में यूज होगा। अब क्वेश्चंस इस तरह आते हैं कि ग्रेफाइट इज यूज्ड इन लुब्रिकेशन, व्हाई, क्यों होगा लुब्रिकेशन में यूज, 2 पॉइंट है, एक तो सॉफ्ट है, दूसरा उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है। ठीक है, स्पेस शटल की नोक पे यूज होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट हाई है। ठीक है, नेक्स्ट, ये इससे ड्राई सेल के अंदर पाया जाता है, ड्राई सेल में बीच में। ठीक है, जब भी कोई ड्राई सेल है ना उसे फोड़ोगे तो बीच में से एक ब्लैक कलर का इस तरह निकलेगा, तो वो क्या है, क्यों होता है उसमें यूज, क्योंकि ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, फ्री इलेक्ट्रॉन है इसके पास। क्यों है गुड कंडक्टर, बिकॉज इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हर जगह पे जो यूज हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए कि यहां यूज होगा और क्यों होगा। तो ये सारी उसकी प्रॉपर्टी की वजह से तो होगा ऐसा। तो ग्रेफाइट के बारे में क्या, देखो ये लेयर है, ये लेयर्स में मिलता है इसीलिए सॉफ्ट है। अच्छा, ये सॉफ्ट क्यों है, बिकॉज इट फाउंड इन लेयर्स। जैसे ये पहली लेयर खत्म होगी, देखो यहाँ पे कार्बन एटम कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 और 3, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, भी 1 2 3 है।
ठीक है, तो ये एक लेयर कंप्लीट होगी, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर, ऐसे बीच में गैप होगा। गैप है तो ये किस लिए क्या है, सॉफ्ट है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, ये अरेंजमेंट है हमारी किसकी, कार्बन की। ये बता रहा है कि बीच में गैप है, गैप होने की वजह से क्या है, वीक फोर्स बिटवीन लेयर्स, लेयर्स के बीच में फोर्स क्या है, बहुत ही कम है, गैप है वहां। ये कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ेगा, कार्बन एटम से सारे के सारे। इसलिए इसका देखो कितना भी बड़ा ग्रेफाइट ले लो, अब सारे कार्बन एटम ही है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बनाओगे, Cn। ठीक है, इसलिए तो अब ग्रेफाइट इज ए ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस। ग्रेफाइट के बारे में सब जानते कैसा है, ठीक है, ब्लैक कलर का, ग्रे कलर का होता है। ग्रेफाइट इज सॉफ्ट। ग्रेफाइट क्या है, सॉफ्ट है और स्लिपरी है, सॉफ्ट और स्लिपरी, ऐसा टच करेंगे तो पता चलता है हमें, स्लिपरी है। सो इट इज यूज्ड इन पेंसिल फॉर राइटिंग, इसलिए पेंसिल में यूज होता है। ईच कार्बन एटम ऑफ ग्रेफाइट इज कनेक्टेड विद 3 कार्बन एटम्स एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज फ्री इन ईच कार्बन एटम। हर एक इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन एटम में एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। सो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड यूज्ड इन ड्राई सेल, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर ड्राई सेल में यूज होगा। नेक्स्ट, इट इज सॉफ्ट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, सॉफ्ट है और इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, दैट्स व्हाई यूज इन लुब्रिकेंट ऑयल, लुब्रिकेंट ऑयल में यूज होगा। सिंस ग्रेफाइट डज नॉट मेल्ट इजीली, द टाइल्स ऑन द नोज कनेक्टिंग द स्पेस शटल कंटेन ग्रेफाइट। स्पेस शटल की जो स्पेस शटल है उसके नोज पे ऊपर टिप पे वो लगेगा ग्रेफाइट। नेक्स्ट है, ग्रेफाइट इज आल्सो यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो ग्रेफाइट का यूज कहां होगा, इलेक्ट्रोड्स में। हमने देखा था इससे पहले वाले चैप्टर में कि जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, एनोड कैथोड, किस चीज के, ग्रेफाइट के। तो ग्रेफाइट वहां भी यूज होगा और इसका भी रीजन क्या है, इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, लास्ट एलोट्रोप क्या है इसका, बकमिस्टर फुलेरेन। ठीक है, बकमिस्टर फुलेरेन जो है इसको क्या बोलते हैं, फुलेरेन भी कहते हैं। तो एक्चुअली फुलेरेन क्या था, एक साइंटिस्ट था, उसी के नाम, उसने इसकी खोज की और उसी के नाम पे इसका नाम है। ठीक है, बक फुलेरेन जो है एक साइंटिस्ट का नाम है। तो यहाँ पे इसके बारे में क्या है, देखो ये पाया, इसका जो मॉलिक्यूल है वो पाया जाता है फुटबॉल शेप की तरह। अब फुटबॉल में आप देखोगे 2 तरह के शेप होते हैं, एक तो ऐसा, इसे कहते हैं हेक्सागोनल, हेक्सा मतलब 6, और एक पाया जाता है ऐसा शेप। तो मतलब इस तरह के शेप होते हैं हेक्सागोनल और पेंटागोनल। ठीक है, तो हेक्सागोनल पेंटागोनल शेप्स होंगे, ये फुटबॉल की शेप है ऐसी। ठीक है, ऐसी होती है। तो ये कैसी शेप है, हेक्सागोनल, ये कैसी है, पेंटागोनल। पेंटा मतलब 5। तो इसमें देखो इस स्ट्रक्चर में 5 है और इस स्ट्रक्चर में कितनी है, 6। तो 2 तरह की स्ट्रक्चर पाई जाएगी और बिल्कुल कैसा होगा, स्फेरिकल, गोल। यहां देखो ये वाली स्ट्रक्चर में देखो इसमें कितने, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये कैसी स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। और इसके बराबर में ये वाली शेप देखो, 1 2 3 4 और 5, ये कैसी है, पेंटागोनल। तो हेक्सागोनल और पेंटागोनल इस तरह के शेप्स मिलेंगे और पूरी क्या होगी, एक बिल्कुल गोल मॉलिक्यूल होगा एकदम से। और इस पूरे मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम्स होंगे, 60। तो इसका मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होगा C60। ठीक है, और हर एक कार्बन एटम ग्रेफाइट की तरह कितने कार्बन से जुड़ा होगा, 3 कार्बन से, और एक इलेक्ट्रॉन होगा फ्री, हेंस इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बहुत छोटा मॉलिक्यूल है। ठीक है, बहुत ही छोटा मॉलिक्यूल है ग्रेफाइट और डायमंड के एस्पेक्ट से अगर देखें तो उनके रेस्पेक्ट में। और पेंटागोनल हेक्सागोनल शेप पाई जाती है। हेक्सागोनल वाले इस तरह के ब्लॉक कितने होंगे, 20, और पेंटागोनल वाले ब्लॉक कितने होंगे, 12। तो 20 और 12 याद करने के लिए कई बार कंफ्यूजन हो जाए, पता नहीं चलता 20 किसके 12 किसके। तो हेक्सागोनल क्या है, ज्यादा है, पेंटागोनल से इसमें 6 कार्बन है उसमें 5। तो ज्यादा वाले में ज्यादा और कम वाले में कम। तो ज्यादा वाली जो है हेक्सागोनल ये 20 है और पेंटागोनल कम है, कितने हैं, 12। ठीक है, इस तरह की। ठीक है, तो इसके बारे में अभी भी जो है और ज्यादा खोज जो है चल रही है। ठीक, इसके बारे में जो चल रही है चीजें, क्योंकि ये भी फ्रेशली फाउंड एलोट्रोप है। तो फुलेरेंस इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन एटम्स। कितने कार्बन एटम होते हैं एक मॉलिक्यूल में, 60, ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म स्फेरिकल मॉलिक्यूल।
द फॉर्मूला इज C60 एंड इट इज फुटबॉल शेप्ड मॉलिक्यूल। वन मॉलिक्यूल ऑफ इट कंटेन 12 पेंटागोनल एंड 20 हेक्सागोनल रिंग्स, है ना। तो 12 पेंटागोनल और 20 हेक्सागोनल शेप होती हैं, रिंग्स होती हैं। फुलेरेन इज ए डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे कैसा सॉलिड है? डार्क है, ठीक है। इफ यू बर्न, अगर बर्न करेंगे तो क्या मिलेगा? केवल कार्बन डाइऑक्साइड, क्यों? अदर कुछ होता नहीं, तो रेजिड्यू कुछ बचेगा नहीं। नेक्स्ट, ना तो ये बहुत ज्यादा हार्ड है डायमंड की तरह ही, और ना ग्रेफाइट की तरह बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, तो इनके इन बिटवीन है। ईच मॉलिक्यूल ऑफ इट हैव वन फ्री इलेक्ट्रॉन। हर एक मॉलिक्यूल में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। क्लियर। नेक्स्ट अब आते हैं हाइड्रोकार्बन्स पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ऐसे कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें केवल और केवल क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन, नथिंग एल्स, कुछ भी अलग नहीं है, केवल हाइड्रोजन है या कार्बन है। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? ऐसे कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन। तो इसका डेफिनेशन में लिख सकते हैं, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रोजन एंड कार्बन only are known as hydrocarbons। ठीक है। नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के हो सकते हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। अब क्या होते हैं? देखो बहुत सिंपल है। अब आपने देखा, देखो हाइड्रोकार्बन्स के अंदर केवल क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन होंगे तो बहुत सारे कार्बन हो गए, एक हो गया, दो, दो से कितने भी हो सकते हैं। जो कार्बन की चेन है, कार्बन कार्बन से अपनी चेन में, कार्बन कार्बन से अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा तो हम कहेंगे क्या है? सैचुरेटेड। और अगर एक से ज्यादा बॉन्ड से जुड़ा होगा, यानी कि कहीं पे ऐसा है चेन में कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो क्या है? अनसैचुरेटेड। सिंगल बॉन्ड पे क्या होगा? सैचुरेटेड। डबल और ट्रिपल बॉन्ड पे क्या होगा? अनसैचुरेटेड। ठीक है। अब देखो, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड कहने का मतलब ना बहुत सिंपल है। सैचुरेटेड है, क्यों है? नाम क्यों है इसका ऐसे सैचुरेटेड? देखो, सैचुरेटेड का मतलब ये होता है, जैसे हमने ना वाटर के अंदर शुगर डिजोल्व की, तो एक पॉइंट ऐसा आ गया कि उस पॉइंट के बाद और ज्यादा शुगर डिजोल्व करना पॉसिबल नहीं है, तो वो सॉल्यूशन हो गया हमारा सैचुरेटेड। और ज्यादा एडिशन पॉसिबल नहीं। तो जिस कार्बन चेन के अंदर कार्बन कार्बन केवल एक एक बॉन्ड से जुड़े हों, क्या आप उसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हो क्या? जैसे मान लो, सपोज कार्बन कार्बन जो है डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, इधर दो हाइड्रोजन है और इधर दो हाइड्रोजन है, ठीक है, ऐसे जुड़े हैं। तो इस चेन में मैं अदर कुछ ऐड कर सकता हूं। कैसे? कि मैं इस एटम को तोड़ दूं, इस बॉन्ड को, ये बॉन्ड तोड़ दिया मैंने, तो अब भी तो ये चेन बराबर है ना, एक बॉन्ड से तो जुड़ी रही है। तो ये बॉन्ड तोड़ने के बाद एक बॉन्ड इसका फ्री हो गया और एक इसका फ्री हो गया। कुछ यहां जोड़ सकते हैं, कुछ यहां जोड़ सकते हैं, एडिशन पॉसिबल है। यानी कि क्या है? अनसैचुरेटेड, अभी ऐड हो सकता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से यहां जुड़े हुए हैं, 3 यहां, आप इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। जब तक तो नहीं कर सकते जब तक कुछ हटा ना दो, यानी कि कुछ ना कुछ आपको हटाना पड़ेगा। लेकिन यहां पे आपने कुछ भी नहीं हटाया, ना कार्बन हटाया ना हाइड्रोजन, बस एक बॉन्ड तोड़ दिया ऐसे, और उस टूटे हुए बॉन्ड पे एक इधर से जोड़ दिया, कुछ एक इधर से जोड़ दिया, तो बस एडिशन हो गया। यानी कि क्या था? अनसैचुरेटेड। और इसमें कोई भी चीज अब बाहर से ऐड नहीं होगी, क्योंकि बस सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहे हैं। आपने ये बॉन्ड तोड़ दिया, तोड़ते ही दोनों क्या हो जाएंगे? चेन क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी, अलग अलग। चेन ब्रेक नहीं करनी, तो चेन ब्रेक हो जाएगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये हमारा क्या है? सैचुरेटेड, और ये क्या है? अनसैचुरेटेड। डबल या ट्रिपल, ट्रिपल होगा तो भी ऐड हो जाएगा, डबल होगा तो भी ऐड हो जाएगा, ये है मतलब इसका। ठीक है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या लिखेंगे? तो सैचुरेटेड वाले कौन से होंगे? एल्कीन। अनसैचुरेटेड वाले कौन से होंगे? एल्कीन और एल्काइंस। ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे दोज हाइड्रोकार्बन्स, दोज हाइड्रोकार्बन्स in which carbon atoms are
joined together with single bond are known as saturated hydrocarbon. एग्जाम्पल एल्केन्स। तो एल्केन्स में क्या होगा, केवल सिंगल सिंगल बॉन्ड ही होंगे कार्बन कार्बन के बीच में। अनसैचुरेटेड, इसमें क्या लिखेंगे, दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन एटम्स आर joined together with double or triple bond are known as unsaturated hydrocarbon. Example alkenes और एल्काइंस। डबल बॉन्ड वाले एल्कीन्स और ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइन, ये अनसैचुरेटेड हो। क्लियर है? नेक्स्ट, अब इन्हें वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो एल्केन्स क्या होते हैं? एल्केन्स वे होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है, अब देखो इसके लिए एक बार याद कर लो एल्क की सीरीज। तो अब देखो क्या कहेंगे, एल्क। तो एल्क एक्चुअली में कंपाउंड का नाम कैसे बनेगा कि एल्क होगा और अगर सिंगल बॉन्ड है तो प्लस क्या कर देंगे, एन, तो क्या बनेगा, एल्केन। ठीक है, तो एल्क पहचानना, एल्क का मतलब है जैसे एक कार्बन है किसी कंपाउंड के अंदर, हाइड्रोकार्बन में क्या है, केवल एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन है तो इसे कहते हैं मेथ। दो कार्बन होंगे तो एथ, तीन कार्बन प्रोप, चार कार्बन ब्यूट, पांच कार्बन पेंट, छह कार्बन हेक्स, सात कार्बन हेप्ट और आठ कार्बन ओक्ट, नौ कार्बन नन और 10 कार्बन डेक। ठीक है, तो इस प्रकार, तो अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक कंपाउंड है, एग्जांपल के तौर पे मेरे पास एक कंपाउंड है कार्बन 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 ऐसे, तो ये सारे कार्बन आपस में कैसे जुड़े हैं, सिंगल बॉन्ड से। तो हर एक कार्बन को 4 बॉन्ड बनानी है, बाकी बॉन्ड्स किसके साथ बनेंगे, हाइड्रोजन के। तो यहां पे कितने बॉन्ड बचे, 3, तो ये 3 बॉन्ड बनाएगा 3 हाइड्रोजन से। ये 2 बॉन्ड पहले ही बना चुका है, इसे 2 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी, 2 इनसे बना देगा, 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। इसके 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए एक बॉन्ड ये हो गया, 3 हाइड्रोजन लगेंगे। ठीक, अब इसका नाम क्या होगा, तो ये एल कौन सा है, मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन है, तो एल क्या है इसके, प्रोप। अब क्योंकि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो क्या लगा देंगे, एन। अच्छा, डबल से होता तो क्या लगाते, इन, ट्रिपल से होता क्या लगाते, आइन। ठीक, नेक्स्ट, अब सपोज हमारे पास कंपाउंड है ये, इसमें बताओ कितने हाइड्रोजन है, 3, यहां पे कितने, 2, यहां कितना, 1, यहां 3 और यहां भी 3। तो इसमें अगर साइड चेन में कोई जुड़ा हुआ है ना, साइड चेन में, तो साइड चेन में जो जुड़ा होता है उसको कहते हैं एल्काइल, एल्क और बाद में क्या लगा देंगे, आइल। तो मुझे बताओ ये कौन सा एल्क है, एक ही कार्बन तो है, तो एक कार्बन है तो कौन सा एल्क हुआ, मेथ, और बाद में क्या लगा देंगे, आइल। तो ये जो साइड में जुड़ा हुआ है ये क्या है, हमारा मेथाइल, और ये हमारी है चेन, ये चेन है। तो चेन आप सेलेक्ट करोगे जो सबसे लंबी होगी, तो सबसे लंबी वाली चेन है, और उस चेन में साइड में जो जुड़े होंगे वे सारे क्या होंगे, एल्काइल। ठीक है, तो इसका नाम दे, तो सबसे पहले आप एल्काइल लिखोगे कि ये एल्काइल जो साइड में जुड़ा हुआ है, भाई देखो ये हमारी चेन है, तो साइड में जो जुड़ा हुआ है जो एल्काइल है वो कौन से नंबर के कार्बन पे जुड़ा हुआ है,
तो अब इधर से देखो तो 1 2 3, इधर से देखो तो 1 2, तो जिधर से ही नजदीक होगा उधर से लेंगे, तो यहां से लेंगे 1 2। तो अब ये 2 नंबर पे जुड़ा है 2, फिर हाइफन, और यहां पे क्या लिखेंगे 2 नंबर पे क्या है मेथाइल, और उसके बाद बस अपनी चेन का नाम दे दो। तो चेन क्या है हमारी 1 2 3 4 कार्बन की है, तो 4 कार्बन में क्या होगा ब्यूट, तो क्या होगा ब्यूट, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। सारे वर्ड्स आप जो इस्तेमाल करोगे स्मॉल लेटर, लेटर कोई भी कैपिटल नहीं होगा, यहां से यहां तक एंड तक स्मॉल लेटर हो, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच में भी गैप नहीं दोगे, पर बिल्कुल एक बराबर ऐसे लिखना 2 मिथाइल ब्यूटेन, बस एक छोटा सा, बस इतना 2 मिथाइल ऐसे ब्यूटेन, बहुत ज्यादा गैप करके अलग अलग नहीं करोगे, सिंगल ऐसे लिखना। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब और एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं। सपोज हमारे पास है कार्बन और ये, अभी ये यहाँ पे कितने कार्बन 3, यहाँ 1, यहाँ 3 और यहाँ पे भी 3, ठीक। तो ये हमारी चेन है, साइड में 1 और 2, 2 नंबर पे क्या जुड़ा है मेथाइल, तो 2 मेथाइल, और ये कार्बन चेन, ये चेन में कितने कार्बन है 3, तो कौन सा है प्रोप, तो प्रोपेन, ठीक है 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इस प्रकार इनके नाम देंगे। क्लियर। नेक्स्ट, एल्कीन्स। अब एल्कीन्स के बारे में क्या है कि एल्कीन्स हमारा सपोज क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड 2 बॉन्ड, तो एल्क प्लस इन, तो इन में कितने होंगे 2 बॉन्ड हो, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है 2 की, यहाँ कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, तो नाम क्या होगा इसका, कौन सा एल्क है, 2 कार्बन के लिए कौन सा एल्क होगा एथ, और बाद में क्या लगाओगे इन, तो इसका नाम होगा एथीन। फिर अगर ये इस तरह हो कार्बन 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 और ये ऐसा डबल बॉन्ड, यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 1 और यहाँ 2, तो क्या हो गया पैंतेथ प्रोप और इन। नेक्स्ट, सपोज इस तरह है, कई बार ऐसा है कि हम शॉर्टकट में भी लिखना होता है कि क्या है, तो मुझे बताओ अब कितने कार्बन है इसमें 4, हाइड्रोजन कितने हैं 8, ठीक है। तो C4H8 और इसका नाम क्या होगा, कौन सा एल्क है ब्यूट, और एक यहां मान लो सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा इन, और अगर डबल बॉन्ड हुआ तो यहां पे डबल बॉन्ड करना है, इसमें तो 10 है, तो यहां कितना आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा CH2 और यहां आ जाएगा CH, अब होंगे 8 कार्बन, ठीक है। तो ये क्या हो गया ब्यूट इन, और अगर ये सिंगल सिंगल बॉन्ड होते तो फिर 10 कार्बन होते तो, है ना, तो फिर क्या होता ब्यूटीन। नेक्स्ट, कार्बन, इसमें बताओ CH3 और CH2 यहां पे CH और यहां CH2, तो कार्बन कितने हैं 5, हाइड्रोजन कितने हैं 10, नाम क्या होगा पेंटीन, पेंट। क्लियर। तो इस तरीके से एल्कीन, एल्काइन में क्या होगा, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होंगे, जैसे कि कार्बन कार्बन के बीच में इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड, इस पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे 1, यहां भी 1, फॉर्मूला क्या हुआ C2H2, नाम क्या होगा कौन सा, ठीक है एथ, तो एथ साइन YNE, तो एल्क प्लस आइन, ठीक है एल्काइन, तो एथाइन। नेक्स्ट, कार्बन 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 और यहां पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड, इस पे 3 कार्बन, इस पे कितने 3 हाइड्रोजन, इस पे कितने हाइड्रोजन एक भी नहीं, 1 बॉन्ड यहाँ 3 या 4 हो गए, इस पे कितने हाइड्रोजन 1, तो C3H4, नाम क्या होगा प्रोपाइन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, अब 3 हाइड्रोजन 2 2 2, इस पे 1 भी नहीं और इस पे 1, अब बताओ कितने कार्बन है 6 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने होंगे 10, क्या नाम होगा हेक्साइन, सिंपल है। तो ये हमारे एल्काइन, इनके नेमिंग है, ये सारे क्या है, दीज आर द नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रो कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन्स के जो कंपाउंड्स हैं उनके नाम कैसे लिखते हैं उसकी ट्रिक है, तो वे या तो एल्केन होंगे या एल्कीन होंगे या एल्काइन होंगे, ठीक है। और चेन में आप याद करोगे किस वाले को, एल्कीन वाले को, तो एल्कीन वाले अगर चेन में है तो साइड में जो जुड़ा होगा वो क्या होगा एल्काइल,
तो उसका नाम दे दो कि कितने नंबर पे कौन सा एल्काइल है और चेन का नाम लिख दो फिर नॉर्मल। नेक्स्ट आगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जैसे ये, इसका नाम बताओ। एक ये है, एक ये है, एक ये हो गया, ऐसे ये सारे इस तरह के, क्या नाम होंगे इनके? तो आप देखो हर एक मोड पे यहां एक कार्बन है और हर कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा होगा? 2 बॉन्ड से जुड़े नहीं है सब, तो 2 हाइड्रोजन से जुड़े होंगे। ठीक है, तो अब एक कार्बन यहां, एक यहां, एक कितने कार्बन है? C5। तो हाइड्रोजन हर जगह कितने हैं? 2 2, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 10। तो अब नाम क्या दें? पहले देखो ये क्या है, साइकिल में है, तो यहां लिखेंगे साइक्लो, साइक्लो। अब नाम दे दो, 5 कार्बन कौन सा एल्क है? 5 कार्बन, 5 कार्बन के लिए हेक्स होगा, 6 कार्बन के लिए, 5 के लिए पेंट। तो पेंट और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? पेंटीन, पेंटीन। तो इसका नाम क्या हो गया? साइक्लो पेंटीन। समझ गए? अब इसमें ये भी साइक्लो है, साइक्लो तो सब में लगेगा, लेकिन नाम क्या लिखेंगे? C3H6। नाम होगा क्या? साइक्लो, और कितने है? मैथ है प्रो, साइक्लो प्रोपेन। सिंगल बॉन्ड है ना, तो साइक्लो प्रोपेन। बस इस चीज पे मत जाओ कि डबल है, क्योंकि 1 2 हाइड्रोजन कम क्यों हो गए? क्योंकि आपस में बॉन्ड बना के साइकिल बना ली। तो जब साइकिल बनाई चेन ने, तो वे 2 हाइड्रोजन हटके 2 कम हो गए वहां पे, लेकिन सिंगल बॉन्ड है तो एन ही आएगा। ठीक, यहां पे देखो C4H8। ठीक है, तो नाम क्या होगा? साइक्लो, साइक्लो। अगर साइकिल में है तो बस साइक्लो लगा दो, बाकी सब सेम है, साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? C6H12। क्या नाम होगा? साइक्लो हेक्सेन। क्लियर हो गया? अच्छा, अगर ये तो हमारी सैचुरेटेड थी जिसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड है, अगर अनसैचुरेटेड चेन हो तो, अब अनसैचुरेटेड मान लो ऐसी ये, या फिर ऐसी इस तरह की, या इस तरह की, तब तब क्या देंगे? इसमें देखो ये क्या हो गया? साइक्लो, कितने कार्बन है? 3, और डबल बॉन्ड वाला है, एक डबल बॉन्ड भी है, तो क्या लिखेंगे? 3 कार्बन के लिए कौन सा एल्क है? प्रो, और डबल बॉन्ड है तो क्या आएगा? तो सिंपल है, साइक्लो प्रोपीन। ठीक है, इसका नाम बताओ। पहले तो साइकिल में है तो क्या लिख लिया? साइक्लो। ठीक है, अब बड़ी ध्यान से देखो, कितने एल कौन सा है? पेंट, तो पेंट, और डबल बॉन्ड है तो क्या आएगा? इन, तो पेंटीन, तो साइक्लो पेंटीन। ठीक है, इसमें साइक्लो हेक्सेन, डबल बॉन्ड है इन, साइक्लो हेक्सेन। ट्रिपल बॉन्ड होता तो हेक्साइन, सिंपल है। नेक्स्ट एक याद करोगे आप, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहां डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, और फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऐसे। तो एक साइकिल है जिसमें डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो इसका नाम होता है बेंजीन। ठीक है, ये बस स्पेशल स्ट्रक्चर है बेंजीन। ऐसे भी आ सकती है, और इसी स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा ना ऐसे भी लिख दें, इसका नाम भी क्या होगा? बेंजीन। ठीक, और साइक्लो वाले भी खत्म। समझा? नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे करेंगे, यहां तक का रिवीजन करो।